आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। पार्ट 1 में आप सभी को हमने अनुच्छेद 1 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। जिस किसी ने भी वीडियो को नहीं देखा है, जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए। आपको और भी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आएगी तो चीज़ें समझ में ही, बट थोड़ा कम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट 2 का पहला पॉइंट क्या बातें करता है? अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 3 के बारे में, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और थोड़ा गहराई से बताऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करने से संबंधित बातें करता है। अब इसे मैं आप सभी को लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना दोस्तों? निर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाना, और नए नए राज्यों का निर्माण यानी कि नए राज्य को बनाना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और क्या बातें करता है? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन और वर्तमान परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस, ठीक है दोस्तों। हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, तो आप सभी को समझने की कोशिश करना है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित बातें करता है, बातें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं लिख दिया हूं और फिर समझा रहा हूं। कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है दोस्तों। और क्या बातें हैं? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वह कैसा परिवर्तन है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब बताऊंगा। बट अभी आपको क्या जानना है? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, उससे संबंधित बातें की गई हैं हमारे अनुच्छेद 3 में। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ दोस्तों, तो राज्यों के पुनर्गठन करने की शक्ति, राज्यों के पुनर्गठन करने की व्यवस्था की बातें की गई है हमारे अनुच्छेद 3 में। क्या? राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था की बातें की गई हैं हमारे अनुच्छेद 3 में। यह भी लिख दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। दूसरे शब्दों में अगर कुछ कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में, ठीक है दोस्तों। राज्यों की पुनर्गठन, पुनर भाई पुनर, मुझे पुनर, राज्यों की पुनर्गठन की व्यवस्था, व्यवस्था की बात की गई है। दोनों एक ही बातें बोल रहे हैं दोस्तों। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। दूसरे शब्दों में अगर कुछ कहा जा सकता है अनुच्छेद 3 के बारे में, तो यह कहा जा सकता है राज्यों की पुनर्गठन की व्यवस्था की बात की गई है। यानी कि राज्यों के पुनर्गठन में, यानी कि राज्य तो पहले से है, उसमें कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको पुनर्गठन माना जाएगा। कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? पुनर्गठन माना जाएगा। तो अनुच्छेद 3 क्या बातें करता है? पहला बता दूं, दूसरा बता दे रहा हूँ। भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 बात करता है। और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संबंधित बातें करता है अनुच्छेद 3। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ तो क्या कह सकता हूँ दोस्तों? राज्यों की पुनर्गठन की व्यवस्था करता है हमारा अनुच्छेद 3, ठीक है दोस्तों। ये दूसरे शब्दों की बात हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से इतना समझाने के बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आ ही गया होगा दोस्तों, तो हम लोग आगे अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम यह जानेंगे कि संसद को शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। यहीं पे समझा दूं या फिर इरेज करके समझा दूं? तो मैं इरेज करके समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि संसद की शक्तियां थोड़ा लंबा है, ठीक है। उसको समझाने में थोड़ा टाइम भी जाएगा। आप सभी को टेंशन नहीं लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्या पढ़ने चल रहे हैं अब इसके आगे? अनुच्छेद 3 ये खत्म हो गया है, लेकिन संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अनुच्छेद 3 का काम यहीं तक था, हमारा अनुच्छेद 3 खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम संसद की शक्तियों के बारे में जानने चल रहे हैं। क्या? संसद की शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी शक्तियां दी गई हैं हमारे संसद को, और कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ने चल रहे हैं? संसद की शक्ति। तो यहाँ पे लिख दूँ? चलिए कोई बात नहीं है, लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। संसद की शक्ति,
स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट। तो इसमें जो है हम आप सभी को पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको लिख के समझाते हैं। ठीक है, पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिख के समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संसद को निम्न शक्तियाँ दी गई हैं। कुल मिला के भी मैं बता रहा हूँ, निम्न शक्तियाँ दी गई हैं और उस पर कुछ शर्तें लागू हैं। उस शर्तों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें समझेंगे। तो अभी आप सभी को क्या बताया मैंने, भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद को शक्ति दी गई है। कितनी शक्ति दी गई है उसको पढ़ेंगे, उस पर 2 शर्तें लागू हैं उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा। यही पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो मैं अभी बोला उसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा, अनुसार भी बोल सकते हो, संसद पार्लियामेंट को, ठीक है, निम्न, निम्न मतलब पता नहीं है लेकिन दिया गया है कुछ ना कुछ। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को निम्न शक्तियां दी गई हैं, पावर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, दी गई हैं, संसद को प्राप्त हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी शक्तियां हैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। पहली शक्ति हो गई है राज्य के क्षेत्रों को अलग करके नए नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्य बनाना, राज्यों को नए राज्य बनाना। सॉरी दोस्तों, ये भी ठीक है लेकिन मैं आपसे भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। क्या लिखो, ओ, राज्यों के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य बनाना, बनाना। ठीक है दोस्तों, और दूसरी शक्ति क्या है, राज्यों के क्षेत्रों को डिक्रीज करना, घटाना, घटाना। ओके, क्या करूं, हिंदी कमजोर है मेरी। तीसरा, राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना, इंक्रीज करना। मुझे लग रहा है आप सभी की इंग्लिश भी हमारे साथ सही हो जाएगी। ओके, और राज्यों की सीमा में परिवर्तन। सीमा यहाँ पे लड़की की नाम नहीं रही है, रेखाओं की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, राज्यों, एक एक मिस्टेक तो करता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, परिवर्तन कर सकती है संसद, पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, और पांचवा हमारा लास्ट क्या है, क्या है, नामों को लेकर के है। ठीक है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, परिवर्तन का मीनिंग मैंने बताया था, चेंजेस, बदलाव कर सकती है। सकती है कौन, अब यहाँ संसद की शक्तियों के बारे में बात हो रही है तो संसद ही कर सकती है। ठीक है, अभी मैं आप सभी को डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाहता था, लोकतंत्र के बारे में बताना चाहता था, संसद की एक एक बॉडीज़ बताना चाहता था, लेकिन आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। तो जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस पर केयर करना और उसे समझने की कोशिश करना। कोई खराब या अच्छा नहीं पढ़ाता है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट का सोचने का नज़रिया ही गलत होता है। आप हमारी, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एक नज़र से अच्छा सोचिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो संसद की शक्तियाँ के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम पहला पॉइंट में क्या बताए हैं उसको समझते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद को निम्न शक्तियाँ दी गई हैं। निम्न शक्तियाँ मतलब कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, आप सभी के प्रत्यक्ष, आप सभी के सामने दिख रहा होगा 5 शक्तियाँ। तो पहली शक्ति क्या कह रहा है, राज्य के क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य बनाना। यानी कि दोस्तों, जैसे कोई राज्य है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमारा यूपी है, यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रीय स्तर बहुत बड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा है, बड़ा होने के कारण मान लीजिए संसद चाहे, केंद्र सरकार चाहती है, संसद चाहती है कि ये बहुत बड़ा है, इसमें 2 भाग कर दिया जाए, इसको तोड़ मोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए। वही बताया गया है हमारी पहली शक्ति संसद की। ठीक है, कि मतलब कोई राज्य पहले से है उसको तोड़ फोड़ के एक नए राज्य का निर्माण कर देना, ये पहली शक्ति है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी शक्ति क्या है, राज्यों के क्षेत्रों को घटाना।
अब राज्य कोई कोई बहुत बड़ा राज्य है, उसके क्षेत्रों को घटा देना, क्योंकि भाई बड़ा है और भी राज्य है ना। तो अब मान लीजिए कोई राज्य छोटा है, जैसे मान के चलिए गोवा हो गया, कोई भी मान लो, बहुत मतलब वो छोटा राज्य है, उसके क्षेत्र को बढ़ाना, ये तीसरी शक्ति हो गई, ठीक है दोस्तों। और राज्यों के सीमा में परिवर्तन, ये चौथी शक्ति होगी। सीमा मतलब क्या होता है भाई, रेखा मान लो, कुछ भी मान लो कि क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, मतलब सीमा में परिवर्तन, सॉरी दोस्तों, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आप सभी को समझ में आ गया। तो पांचवा क्या है, राज्यों के नामों में परिवर्तन। अब राज्य के किसी भी नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और परिवर्तन करने के लिए आपको रूल्स नहीं पता होंगे। परिवर्तन करने के लिए दोस्तों विधेयक बनता है, उसे बिल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उस बिल को जो है विधेयिका में बनाया जाता है, और विधेयिका से बनने के बाद कार्यपालिका में आता है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वो लागू करते हैं। अब नाम में कोई गड़बड़ी है, नाम सही तरीके से नहीं बदला गया है, ये गलत हो रहा है, उसके लिए एक न्यायपालिका होती है केंद्र लेवल पे, ठीक है। केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों पे होती है। और केंद्र लेवल पे जो होती है सुप्रीम कोर्ट होती है, और राज्य लेवल पे जो होती है हाई कोर्ट होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो जिला न्यायालय होता है, ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको न्याय चाहिए, नामों को लेकर के कोई गड़बड़ी है तो आप न्यायपालिका जा सकते हो। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी पढ़ाना था मुझे, लोकतंत्र पढ़ाना था, लेकिन अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये शक्तियां आप सभी को दिख रही हैं, इस पे दो शर्तें लागू होती हैं। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, आपको इतनी सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों पे आपको दो शर्तें भी रखी गई हैं। आपको ये दो शर्तों को पालन करना पड़ेगा संसद को। अगर दो शर्तें नहीं पालन कर रही हैं ये संसद, तो इनकी शक्तियां लागू नहीं हो सकती, इनकी शक्तियां कोई काम की नहीं है। तो दो शर्तें कौन है, आइए हम जान लेते हैं। तो इरेज कर दूं दोस्तों, एक बार आप सभी को कह रहा हूं, ये जो शक्तियां दिख रही हैं, इन पे भारतीय संविधान के अनुसार दो शर्तें लागू हैं। वो शर्तों को जानने चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों शर्तों को जानने चल रहे हैं, इसीलिए मैं इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। धीरे धीरे कोई चीजें अच्छी होती हैं, एकदम अच्छे तरीके से। अब मान लो आप एक छोटे से बच्चे हो, अब छोटे से बड़े बहुत बड़े नहीं बन सकते हो। पहले जीरो से स्टार्टिंग होती है, एक पे पहुंचोगे, दो पे पहुंचोगे, तीन पे पहुंचोगे, चार पे, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे ही स्टार्टिंग होती है ना। पहले आप डिक्रीज रहोगे, धीरे धीरे आप इंक्रीज होना स्टार्ट होगे, धीरे धीरे होगे, ऐसा नहीं है एक बैग हो जाओगे एकदम अचानक से हो जाओ सडनली, धीरे धीरे, ओके। तो अभी दो शर्तों को जान लेते हैं। तो दो शर्तें, ओके दोस्तों, दो शर्तों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद आप सभी को और भी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कोई भी परिवर्तन हमारी सरकार कर रही है, हमारी संसद कर रही है, हमारे केंद्र कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार कर रही है या फिर संसद कर रही है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार जब कहती है संसद को कुछ करने के लिए, तभी संसद करती है, अपने मन से नहीं कर सकती, ठीक है। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप इतने समझदार हो, ठीक है दोस्तों। तो वो जो पांच शक्तियां दी गई हैं संसद को, उस पर दो शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्तें क्या है ना दोस्तों, कि जैसे कोई विधेयक बन चुका है, देखिए कोई भी परिवर्तन करना है किसी राज्य में, तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, तभी उस बिल को जो है संसद में ला पाएंगे, तभी उस पर कार्यवाही बढ़ेगी आगे, ठीक है। और लागू होने से पहले दूसरी शर्तें बता रहा हूँ। पहली शर्त क्या है, कि कोई भी विधेयक आप बना रहे हो, किसी भी राज्य में परिवर्तन कर रहे हो, उसके लिए एक विधेयक बनेगा, एक बिल तैयार होगा। उस बिल को जो है अगर आप लाना चाहते हो संसद में, उस परिवर्तन को करना चाहते हो, तो पहली शर्तें बताइए, राष्ट्रपति की अनुमति होगी तो ही आप संसद में लाओगे। और दूसरी शर्तें क्या है, कि ठीक है दोस्तों, आपने काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, ये बदलने का काम कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, बिल विधेयक बना रहे हो, ठीक है, संशोधन कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है ना, कोई भी संशोधन कर रहे हो राज्य में। तो दूसरी शर्तें यह बताता है कि वह राष्ट्रपति जो होता है एक समय सीमा के भीतर उस राज्य से जाएंगे, उसकी राय लेना चाहेंगे। राय लेने का मतलब कि उनके विचारों को जानेंगे। अब वह राज्य कहती है कि ये काम जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे राज्य का नाम जो बदला जा रहा है वो गलत है, तो राष्ट्रपति कहेगी मुझे नहीं पता। और राज्य कह रहा है आप बहुत सही कर रहे हो राष्ट्रपति जी, तो कहेगा मुझे नहीं पता। राष्ट्रपति कहेगा मुझे नहीं पता, मैं जो कर रहा हूँ वो तो करूंगा, आपकी अनुमति की जरूरत नहीं, मैं आपसे सिर्फ राय लेना चाहता हूँ, विचार लेना चाहता हूँ। दूसरी शर्त की बात बता रहा हूँ, यही बताया गया था, वो राज्य से अनुमति नहीं लेना चाहेगी, उनके विचारों को जानना चाहेगी राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसको मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी अच्छे तरीके ही से ही समझाया हूँ आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए परिवर्तन से संबंधित, ओ यार मेरा मार्कर जो है ना, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, मैं अच्छा मार्कर खरीदूंगा। परिवर्तन,
विधेयक, विधेयक यार मैं आप सभी को समझाने वाला था, बट अगले समझाते हैं। विधेयक, विधेयक मतलब बिल होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। इसे मैं समझा देता पहले यार, लेकिन नहीं समझा पाया तो सॉरी उसके लिए, फिर बता दूंगा कभी किसी न किसी दिन। परिवर्तन से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित, अरे यार परिवर्तन से संबंधित कोई भी, कोई लिखना था इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। को क्या होता है? कोई भी विधेयक संसद में लाया जाएगा किसके अनुमति से? राष्ट्रपति के। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाएगा संसद, संसदों के संसद में, संसद में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में, राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाया जाएगा। यार देखिए बोर्ड थोड़ा हमारा लोकल है और हमारा मार्कर भी थोड़ा लोकल है, हम भी थोड़ा लोकल हैं, लेकिन सपोर्ट करिए, एक दिन बहुत ही अच्छा करूँगा आप सभी के लिए। तो पहली शर्त बता दिया, अभी नहीं समझाऊंगा, दूसरी शर्त भी लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, उस विधेयक को लागू करने से पहले राष्ट्रपति जी जो होते हैं उनको भारतीय संविधान कहता है कि उस विधेयक को लागू करने से पहले राष्ट्रपति जी उस राज्य से एक समय सीमा के अंदर, सीमा अंदर उस राज्य से राय लेंगे। अब इधर ब्रैकेट में विचार भी लिख दे रहा हूँ, विचार लेंगे, जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, राय लेंगे, विचार जानेंगे, ठीक है। एक वर्ड का दो दो मतलब समझा रहा हूँ साथ में, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है फिर भी, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 शक्तियां जो दी गई थी भारतीय संविधान के अनुसार संसद को, उस पर 2 शर्तें लागू होती हैं, उसी शर्तों को मैं बता रहा हूँ। पहली शर्तें क्या है? परिवर्तन से संबंधित, यानी कि कोई भी संशोधन आप कर रहे हो राज्य के साथ, तो उसके लिए एक विधेयक बनता है। कोई भी विधेयक जो है, उस विधेयक को जो है संसद, संसद में अगर लाया जाता है, ठीक है दोस्तों, संसद में अगर लाया जाएगा तो किसकी अनुमति से लाया जाएगा? राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाया जाएगा। और दूसरी शर्तें क्या है? उस विधेयक को लागू करने के लिए, उस विधेयक को मतलब लागू करने से पहले राष्ट्रपति जी को उस, उससे एक समय सीमा के अंदर, उससे एक समय सीमा के अंदर, समय सीमा ऐसी, मतलब समय सीमा का मतलब क्या होता है दोस्तों पता है? कि समय सीमा होती है कि आज आप कल तक ये आपको, कल तक ये काम आपको कर देना है, तो आपको कल तक ही करना है। ऐसा नहीं है आज आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों नहीं करूँगा, 1 साल तक नहीं करूँगा, ये नहीं है। समय सीमा का अंदर क्या होता है कि आप एक समय सीमा के अंतर्गत, यानी कि कल आपको विचार लेना है अगर राज्य से, तो कल ही लेना है, परसों नहीं होने देना है, ठीक है। समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर मतलब अंदर उस राज्य से राय लेंगे, विचार लेंगे, विचार जानेंगे, ठीक है। अब बाध्यकारी नहीं होती है हमारी राष्ट्रपति की, उसकी विचारों को मानेंगे ही, अस्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है। जैसे आप सभी को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं हूँ, नहीं मैं नहीं, तो कोई लड़का है, अब उसकी शादी होने वाली है भाई, ठीक है, वो कोई लड़का है, उसकी शादी होने वाली है, और देख दिखाइए चल रही है लड़की और लड़के के बीच में। अब उसके पापा जी एक दिन लेके आते हैं उस लड़की की फ़ोटो, ठीक है, तो उस लड़की की फ़ोटो जो है उस लड़के को देते हैं जिसकी शादी होने वाली है। उसके पापा कहते हैं देख बेटा अच्छी है कि नहीं अच्छी है। अब वह लड़का बहुत देरों तक ऐसे घूरता रहेगा अच्छी है कि नहीं है, फिर अंत में लड़का कहेगा कि मुझे इससे शादी नहीं करना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो पापा क्या कहेगा, यानी कि राष्ट्रपति जी पापा कहेंगे कि बेटा तू हाँ कर या ना कर, लेकिन मैं तो इसी से ही करूँगा। उसी प्रकार से राष्ट्रपति जी जो हैं कहेंगे कि आपके साथ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर राज्य कहता है नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, मान लो कह रहा है राज्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति कहेंगे हट भाड़ में जा तू, मैं तो करूँगा तो करूँगा, ठीक है, करूँगा तो करूँगा, मतलब बाध्य नहीं होती है। लिख दूँ क्या यार? लिख ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसे पॉइंट पॉइंट में लिखता हूँ, मार्केट थोड़ा यार डैमेज है, क्या बताऊँ मैं। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बाध्य नहीं होती उनके विचारों को मानने के लिए। वह स्वीकार भी कर सकती है। ती है अस्वीकार भी कर सकती है, सकती है। देखिए दोस्तों, आप सभी को एक भी जगह कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप सभी जबरदस्ती कंफ्यूज ना हो जाना यार, कहीं भी नहीं करना चाहता। अब मैं फिर से सारी चीज़ों को समझाऊंगा। राष्ट्रपति संसद को जो है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न शक्तियां दी गई हैं, जो कि 5 शक्तियां हमने बता दी। उन 5 शक्तियों को करने के लिए 2 शर्तें दी गई हैं। अगर वो दोनों शर्तों को मानते हैं तो 5 शक्तियों का यूज कर पाएंगे। और 2 शर्तें कौन सी हैं आप सभी को हमने बता दिया। कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो उसके लिए एक विधेयक बनाएंगे जिसे हम बिल बोलते हैं। संसद में अगर लाया जाएगा तो किसकी अनुमति से लाया जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। और दूसरी शर्तें क्या है? उस विधेयक को लागू करने से पहले राष्ट्रपति जी हैं उस राज्य से विचार लेना चाहेंगे, उनकी राय को जानेंगे, और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होते। वहीं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते, ओके, होते उनके विचारों को मानने के लिए, ठीक है। वह स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब आप बताइए, आप सभी को कंफ्यूजन दिख रही है? यहाँ तक आप सभी को हमने बताया नहीं ना? तो आगे बढ़ें, आपके अनुसार ही चलेगा सब कुछ। आप जब बोलोगे आगे बढ़ने को तो मैं ही तब चलूँगा, नहीं बोलोगे तो नहीं चलूँगा। यहाँ तक समझ में आ गई? आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र शासित राज्यों की बात होगी, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में टपक पड़ा ना दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है पता है? जहाँ केंद्र का शासन चलता हो वहाँ राज्यों का कोई नामो निशान नहीं होता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जहाँ केंद्र का शासन चलता हो, ठीक है दोस्तों। राज्य राज्य सरकार तो जहाँ राज्य का शासन चलता हो, राज्य की सरकारों का शासन चलता हो, वहाँ राज्य बोलते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या समझाना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। संसद ही करेगी, कोई और नहीं आएगा करने के लिए, ठीक है। अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कुछ करना है तो क्या होगा? यही सारी शर्तें लागू होंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लागू होंगी। ये 2 शर्तें जो बताई गई वो सिर्फ राज्यों के लिए हैं, राज्य के लिए है, राज्य के लिए है, राज्य के लिए है 2 शर्तें, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं दोस्तों जो केंद्र का शासन, या फिर केंद्र जहाँ पे शासन करती है उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र शासन करती है, ठीक है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर नामों में परिवर्तन करना कोई भी मामला है, कोई भी संबंधित केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मामला है, उसके लिए संसद कोई बाध्य नहीं होती, कोई शर्तें लागू नहीं होती। जब उसका मन करे, जब उसको उचित लगे, वह संशोधन कर सकती है। ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था, ठीक है दोस्तों। तो केंद्र शासित यही लिख देता हूँ ना, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ओके, 1 मिनट में स्याही स्याही डाल देता हूँ दोस्तों, आप सभी टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या बता रहा हूँ? केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ केंद्र का शासन चलता हो, और केंद्र शासित प्रदेश में संसद जो है कभी भी संशोधन कर सकती है जब उसको सही लगे, सही टाइम आ जाए, सही उचित टाइम आ जाए, तो उसे किसी शर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस पर कोई शर्त वर्त नहीं है, ठीक है दोस्तों। वही मैं लिखने चल रहा हूँ। प्रदेश, ओके। मामले से संबंधित कोई भी, को लिख देता हूँ दोस्तों, सॉरी, कोई भी संशोधन कोई भी संशोधन कर सकती है जब उसकी मर्जी चाहे। तो कोई भी संशोधन कर सकती है जब उसको सही लगे, उचित लगे, उचित लिख देता हूँ, उचित।
अब ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में था, राज्यों के बारे में हमने समझ लिया, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समझ रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, जो मैंने लिखा है पहले भी समझाया, लिख कर भी समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मामले से संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए संसद जो है किसी से पूछेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, जब उसको सही लगेगा। संसद मैंने नहीं लिखा है कहीं पे क्या? ओके, केंद्र शासित प्रदेश के मामले से संबंधित कोई भी संशोधन कर सकती है जब उसे उचित लगे। कौन कर सकता है? संसद। आप सभी इसमें मैनेज कर लेना कैसे। संसद। ऐसे ही गलतियां होती हैं, लेकिन इस गलतियों को आपको सुधारना है, आपको और हमें भी सुधारना है। आपको जहां गलत लगे वहां खुद ऐड कर लेना, जो भी वर्ड आपको सही लगे, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के मामले से संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो जो है कर सकती है हमारी संसद, जब उसे सही लगे, सही टाइम आ जाए, उचित टाइम आ जाए तो वह कर सकती है। उसे कोई शर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती, वह कर सकती है। एक प्रकार की वह स्वतंत्र होती है। केंद्र शासित प्रदेश में संशोधन करने के लिए हमारी संसद स्वतंत्र होती है। हमारी संसद स्वतंत्र होती है केंद्र शासित प्रदेश में संशोधन करने के लिए। बहुत ही समझाता हूँ यार, क्या आप समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे अब हम आपको यह बताना चाहेंगे, आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। अब स्पष्ट कैसे करेंगे, समझा रहा हूं। स्पष्ट, अब देखिए यार, मुझे तो स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट लिखा हूं क्या? देखिए दोस्तों, थोड़ा गलती होगी तो उसे देखना, स्पष्ट लिखा हूं, स्पष्ट स्पष्ट। तो स्पष्ट यह है कि दोस्तों कि जो है संविधान के अनुसार, संविधान यह अधिकार देता है हमारे संसद को, हमारे संसद को संविधान यह अधिकार देता है कि वह बिना राज्यों की अनुमति के कोई भी परिवर्तन कर सकती है राज्यों में, ठीक है। समझ में आया कि हमारा जो संविधान है वह संसद को यह अधिकार देता है कि राज्यों के बिना अनुमति के, बिना उनके मर्जी के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, उनके क्षेत्रों में, उनके राज्यों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसे मैं लिख भी देता हूँ, संविधान, संविधान संसद को अधिकार देता है कि, दैट, की का मतलब दैट होता, पता नहीं, दैट्स इट। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि राज्यों के बिना, बिना अनुमति के कोई भी संशोधन कर सकती है, कोई भी परिवर्तन कर सकती है, कोई भी बदलाव कर सकती है, अनुमति के, बिना अनुमति के कोई भी शोधन शक्ति। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको बता भी दो कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं। ओके ओके ओके, नामों में, सीमाओं में, सीमाओं में, मैं भी लिख दूं, मैं भी लिख दूं, ठीक है। सीमाओं में, नामों में, सीमाओं में, क्षेत्रों में, सभी परिवर्तन कर सकती है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी और भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत है बट, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों। तो हमने राज्यों के बारे में बता दिया कि संसद क्या क्या कर सकती है राज्यों के साथ, संविधान द्वारा कितनी संसद को शक्ति दी गई है, ठीक है। उन पे शर्तें हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों पे कोई शर्तें नहीं है, जब मर्जी तब संसद संशोधन कर सकती है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है दोस्तों। तो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ जैसे मुझे लग रहा है, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी पढ़ाऊंगा। और हाँ, दूसरी बात यह स्पष्ट होती है ना दोस्तों, दूसरी बात यह स्पष्ट होती है, इसी के साथ साथ में ही बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट समझ के। हाँ, उनके मानचित्र में, मानचित्र मतलब जानते हो, मैप, मैपिंग, और ये मैप मेरा लगा हुआ है बट आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो राजनीतिक मैप, जो हमारे भारत का मैप है,
उसमें संशोधन कर सकती है कौन? संसद कर सकती है, उसमें भी संशोधन कर सकती है। इसे भी लिख दूं क्या? संसद राजनीतिक मानचित्र में भी शोधन कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? संसद राजनीतिक मानचित्र में भी संशोधन कर सकती है। अब भाई नाम चेंज हो रहा है तो क्या मानचित्र में वही रहेगा, पुराना ही नाम, नए नाम का कोई जिक्र नहीं रहेगा, तो चेंज करना पड़ेगा, तो कर सकती है। ठीक है, अब राज्य कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो उसमें भी कम करना पड़ेगा ना, कि वैसे ही पड़ा रहेगा, तो कर सकती है। ये बातें क्लियर हो गई। और आपको कुछ और समझाना है दोस्तों तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक तो सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ओके, कितना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, आप प्रयास करोगे, थोड़ा भी ट्राई करोगे, तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा ही आएगा। बट अगर आप नहीं समझना चाहते तो नहीं समझ पाओगे। जैसे आपको नहीं समझना है किसी चीज़ को तो नहीं समझ पाओगे ना। जब कोई चीज़ आपको करना ही नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका मन नहीं है करने का। दैट्स वाई यू नॉट डू इट दिस वर्क। ठीक है, सो मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हूँ दोस्तों, उतना नहीं बोल पाता हूँ, बट क्या करूँ। ओके, तो हम बताने चल रहे हैं अगला पॉइंट। भारतीय संविधान राज्यों को गारंटी नहीं देता। इतना स्पष्ट हो गया ना दोस्तों कि भारतीय संविधान राज्यों को गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसके पीछे का मैंने रीजन बताया, कारण बताया। क्या? कि कभी अच्छी सरकारें बन सकती हैं, कभी बुरी सरकारें बन सकती हैं, आपका विनाश कर सकती हैं, आपको सही भी कर सकती हैं, आपको बहुत अच्छा बना सकती हैं, आपके सुख दुख में सपोर्ट कर सकती हैं, आपके साथ खड़ा रह सकती हैं। बट ऐसा उसमें नहीं लिखा गया, क्योंकि सरकारें तो बनती रहती हैं, अच्छी भी सरकारें हैं, खराब भी सरकारें हैं, बुरी भी सरकारें हैं, बहुत बुरी सरकारें हैं। तो आज के टाइम पे आप सभी को एग्जाम्पल सबसे बड़ा दिख ही रहा होगा, 2014 से लेकर के 2024 तक। अभी 4 जून को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, तो वेट करिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, भारतीय संविधान राज्यों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। सॉरी दोस्तों, एक बात मैं भूल गया, सुरक्षा की गारंटी। सॉरी दोस्तों, इतनी बड़ी गलती मुझे कैसे हो सकती है। कहाँ पे लिखना है, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। भारतीय संविधान राज्यों को सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है कि कोई भी सरकारें आएगी, आपके साथ अत्याचार हो रहा तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। हमारा भारतीय संविधान जिम्मेदारी नहीं लेता है राज्यों के साथ कुछ भी हो रहा हो। अच्छी सरकार है तो राज्य अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, खराब सरकार है, बुरी सरकार है, तो राज्य के साथ कुछ भी हो सकता है। गारंटी नहीं दी गई है मेरे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सही कहा जाता है भारत को। एक पॉइंट और है दोस्तों, इसीलिए भारत को सही कहा जाता है, भारत को सही कहा जाता है भारत जो है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी विनाशी संघ है। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे इसका क्या अर्थ है, इसके कहने का मतलब क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसीलिए भारत को सही कहा जाता है भारत विनाशी राज्यों का संघ है। आप सभी को यहाँ तक, आप सभी को कुछ समझ में आ गया होगा, राज्यों के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा है, और सबसे मेन बात की उनकी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सही कहा जाता है भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या मैं क्या समझा रहा हूँ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा गया है, इसका मतलब क्या है? भारत मतलब केंद्र सरकार जो है राज्यों का विनाश कभी भी कर सकती है, किसी टाइम कर सकती है। एक मिनट, क्या केंद्र सरकार जो है राज्यों का विनाश किसी टाइम कर सकती है, कभी भी कर सकती है, बट राज्य सरकार जो है चाह करके भी केंद्र का विनाश नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार का विनाश नहीं कर सकती है। यही बातें बताई गई हैं कि केंद्र सरकार राज्यों का विनाश कभी भी कर सकती है, और राज्य सरकार जो है चाह करके भी केंद्र का विनाश नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार का विनाश नहीं कर सकती है।
अब आप सभी को मैंने तो बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। संसद की शक्ति पूरी फाइनल हो गई, पूरी की पूरी फाइनल हो गई, ठीक है। अभी इनके साधारण बहुमत के बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो हम अनुच्छेद 4 में चर्चा करेंगे क्योंकि वो संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई। और आप सभी को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि हमारे चैप्टर में ही है, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में जो है राज्यों को सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है, और जो है, हाँ, सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है, और उनको सही कहा जाता है। जैसे हमारे भारत को क्या कहा जाता है, भारत को सही कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसी प्रकार से अमेरिका को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या राज्य चाहकर, मतलब राज्य जो है अमेरिका का विनाश नहीं कर सकती, अमेरिका भी राज्य का विनाश नहीं कर सकती। इसको मैं आप सभी को लिख के समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये भी थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ज़्यादा इसे सोचना मत इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा भारत की कंप्लीट हो चुका है, भारत की जो संसद थी और उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ना था हमें, वो हमने पढ़ लिया है। अब इनके बहुमत के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम जारी रख रहे हैं, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे 3 और 4 अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। नहीं, आप सभी कहोगे अभी तो बहुत पढ़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। इसे आप सिर्फ ध्यान में रखना, इसे नोट्स में मत लिखना, लिख भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान राज्यों को की गारंटी देता है। इसीलिए अमेरिका को सही कहा जाता है, अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का, अविनाशी अविनाशी संघ है, ठीक है। अविनाशी, देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ संघ का मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे संघ ही होना चाहिए था, बट हमारे एम लक्ष्मीकांत में संघ लिखा गया है, तो मैं आपको संघ ही बताऊंगा, बट अपने अनुसार आप मैनेज कर लेना। इसे संघीय बोलना चाहिए कि संघ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अमेरिका का संविधान है उसे संघीय नेचर का घोषित करता है, संघीय चरित्र का घोषित करता है, ठीक है, ना कि संघ चरित्र का घोषित करता है। तो अपने अनुसार आप इसे मैनेज कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत में तो संघ ही लिखा गया है, संघीय नहीं लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को क्या समझाया गया, दूसरी तरफ अमेरिका का जो संविधान है वह राज्यों की सुरक्षा की गारंटी देता है, कि मतलब राज्य के साथ कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं, अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका का संविधान जिम्मेदार है, राज्यों के साथ कुछ भी होता है, ठीक है। तो और इसीलिए अमेरिका को सही कहा जाता है, इसीलिए अमेरिका को सही कहा जाता है। इतनी सारी सुविधाएं जब हैं तो उसे सही कहा क्या कहा जाता है, इसीलिए अमेरिका को सही कहा जाता है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसका मतलब क्या है कि इसीलिए अमेरिका को सही कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पे संघ ही होना चाहिए, तो संघ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है राज्य का विनाश नहीं करेगी, और राज्य जो है अमेरिका का विनाश नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, वो इनके खुद सुख दुख में खड़े रहेंगे, आपस में आदान प्रदान होता रहेगा सुख दुख का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। आप सभी को एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अनुच्छेद 3 के बारे में समझा। अनुच्छेद 3 में बताया गया था राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, और दूसरे शब्दों में मैंने जो बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है हमारे अनुच्छेद 3 में, ये मैंने बताया था। अब उसके बाद हमने बताया था संसद को संविधान के अनुसार कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, 5 शक्तियाँ हमने बताया था, जो कि राज्य को तोड़ फोड़ करके नए राज्य का निर्माण, दूसरी शक्ति बताया था क्षेत्रों को घटा सकती है, तीसरी शक्ति बताया था क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, और चौथी शक्ति हमने बताया था सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, पांचवी शक्ति हमने नामों में परिवर्तन बता दिया। और इतनी सारी शक्तियाँ उन्हें दी गई हैं, 2 शर्तें भी उस पर दी गई थी, जब उसको फॉलो करेंगे तभी उस शक्तियों का वैल्यू होगा, तभी उस शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं। 2 शर्तें यह बताई गई थी कि कोई भी विधेयक मतलब कोई भी संशोधन करना है राज्य में, तो वह संसद में किस प्रकार से लाया जाएगा, जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी। और दूसरी शर्तें क्या थी दोस्तों, कि जो है राष्ट्रपति जो है एक समय सीमा के अंतर्गत उस राज्य से अनुमति मतलब राय लेना चाहेंगे, और उसके लिए बाध्यकारी नहीं होते हमारी राष्ट्रपति। यहाँ तक समझ में आ गया, राज्यों की बात होगी। अब केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जब मर्जी चाहे
संसद संशोधन कर सकती है, उसमें किसी की वो नहीं होती। और मैंने स्पष्ट करके बता दिया था कि राज्यों के बिना अनुमति के संसद कुछ भी कर सकती है, राज्यों के साथ किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने फिर उसके बाद क्या समझाया था आप सभी को? उसके बाद हमने आप सभी को समझाया था, 1 मिनट दोस्तों, कि हाँ, हमारा जो संविधान है वह गारंटी नहीं देता है राज्यों को, ठीक है? इसीलिए भारत को सही कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसके बाद हमने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ तक सब कुछ आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। हम लोग अनुच्छेद 4 पे बढ़ते हैं, 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? अनुच्छेद 4 को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4 में वैसे कुछ बताया नहीं गया है बेसिकली दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि ये जो हमारा 3 अनुच्छेद है और हमारा 2 और 3 अनुच्छेद में कोई भी संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा, ये 4 में बताया गया है। और 368 के जरिए नहीं किया जाएगा, कोई भी संशोधन नहीं माना जाएगा अगर किया भी जाता है 368 के जरिए। हमारे अनुच्छेद 4 में यही बताया गया है कि अगर आपको कोई भी संशोधन करना है, ये जो और 2 और 3 में जो राज्य से संबंधित बातें की गई हैं, राज्य में कोई भी संशोधन करना है तो आप 4 अनुच्छेद पढ़िएगा, उसमें बताया गया है कि आप कोई भी संशोधन कर रहे हो राज्य से संबंधित तो आप साधारण बहुमत से करोगे। ये 4 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 4 में बताया गया अगर आप कोई भी संशोधन राज्य में कर रहे हो तो वह साधारण बहुमत से होगा, 368 के जरिए नहीं होगा। 368 में 2 चीज़ें बताई गई हैं, 2 संशोधन बताए गए हैं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा अगर केंद्र लेवल पे कोई संशोधन हो रहा है। तो ये 368 में 2 संशोधन बताए गए हैं और 368 के जरिए हमारे अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि राज्य में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है? साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा। 2 और 3 में जितनी भी संबंधित बातें की गई हैं, 2 और 3 में जितनी भी संबंधित बातें की गई हैं, वही बातें 3 और मतलब 4 में बताया गया है कि इनमें कोई संबंधित मतलब कोई भी संशोधन करना है, कोई भी संशोधन करना है हमारे 2 और 3 में, तो अनुच्छेद 4 बताता है कि साधारण बहुमत से किया जाएगा, 368 के जरिए नहीं किया जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसे आप सभी को लिख के समझाऊँगा और अनुच्छेद 4 को फिर से समझाना चाहूँगा बिकॉज़ मैंने बहुत बोल दिया है तो आपको समझ में कम आया होगा। मेरा दोस्त भी मुझे कहता है कि मत इतना मत बोला कर। तो अनुच्छेद 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। तो उसके लिए एक